हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सभी को नमस्कार। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने oogenesis के बारे में बात की थी, तो आज हम इसमें मेजर डिफरेंस देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बीच में क्या। ठीक है, तो जैसे कि इसमें डिफरेंस बता रखे हैं, ये आप नोट कर लेना बेटा नोटबुक में। पहले में करेक्टर बता रखे हैं, दूसरे अगले कॉलम में स्पर्मेटोजेनेसिस है, नेक्स्ट कॉलम में oogenesis है। ठीक है, तो जैसे लोकेशन स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेशन कौन सी है, टेस्टिस की। जो oogenesis की लोकेशन कौन सी है, ओवरी की। ठीक है, नंबर ऑफ गैमीट प्रोडक्शन के प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस में लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन है, मिलियंस ऑफ गैमीट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगी। और oogenesis जो है वो फिक्स्ड अमाउंट है। उसमें क्या होता है कि जितने उगोनिया, जैसे कि मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म हो गए, ठीक है, और फीटल लाइफ में, और जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है प्यूबर्टी से लेकर मेनोपोज तक। ठीक है, तो वो होती है 400 मैच्योर जो है, उसमें उस दौरान केवल 400 मैच्योर जो है oocyte जो है या सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, एग रिलीज होते हैं ओनली। ठीक है, गैमीट्स पर जर्म सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस में गैमीट्स एक जर्म सेल से कितने बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड देखा था हमने, 4 स्पर्म सेल बन रहे हैं। जबकि oogenesis में एक ही एग बन रहा है, एक ही सेकेंडरी oocyte में, बाकी तो वो पोलर बॉडी रिलीज हो गई। पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन हमने देखने को मिला था उसमें। बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज में मेल के अंदर स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल में oogenesis जो है वो फिटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की टाइमिंग क्या है, गैमीट फॉर्मेशन की, वो कंटिन्यूस होती रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस एनी टाइम, किसी भी टाइम उसमें स्पर्म बनते रहेंगे फीमेल के अंदर। जबकि फीमेल में एक ही बार, एक महीने में एक ही बार जो है एग रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। ठीक है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड प्रोसेस क्या है, इसमें फर्टिलिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, मतलब पूरी लाइफ चलेगी। लेकिन समय के साथ जैसे बुढ़ापा आता है तो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे लो काउंट स्पर्म जो, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ स्पर्म हो जाएगी। फिर oogenesis जो है वो फर्टिलिटी जो है उसमें स्टॉप हो जाती है। मेनोपोज मतलब 50 ईयर्स एज के आसपास जो है मेनोपोज होता है, तो उस टाइम सारे जो oogonia से सेकेंडरी oocyte बनने थे वो सारे यूज अप हो चुके हैं। 400 थे ना, वो सारे यूज अप हो जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग ऑफ गैमीट रिलीज की जो टाइमिंग है वो एनी टाइम। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म जो है कभी भी रिलीज हो सकते हैं, जबकि oogenesis में महीने में एक बार, मंथली साइकिल के दौरान। इसमें मियोटिक डिवीजन हमें अनट्रैप्टेड देखने को मिला था स्पर्मेटोजेनेसिस में। कहने का मतलब ये है कि इसमें कंटिन्यूस मियोसिस हमने देखने को मिली है पूरी इसमें, जैसे कि पूरा इसमें कहीं पर अरेस्टेड नहीं है। ठीक है, किसी भी स्टेज पे। जबकि oogenesis के अंदर पहले मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गई। ठीक है, और फिर दूसरी बार मियोसिस सेकंड में भी अरेस्ट हो रही, तो इसमें अरेस्टेड मियोटिक डिवीजन देखने को हमें मिलता है। फिर जर्म लाइन एपिथीलियम, जो जर्म सेल्स होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में लगातार गैमीट स्पर्म प्रोडक्शन करती रहती हैं। जबकि oogenesis में फिटल लाइफ के दौरान जितने जर्म सेल्स oogonia में कन्वर्ट हुई थी, उन्होंने उतने मतलब जो है गैमीट प्रोडक्ट उतने जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं oogonia प्रोड्यूस कर दिए। बाकी बर्थ के बाद तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो बाकी की जो जर्म सेल्स हैं वो डिजनरेट हो जाएंगी। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से भी बताया है इसने। ठीक है, ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था इसको। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट है, oogenesis कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। oogenesis के 3 फेज होते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, और तीसरा मैच्योरेशन फेज। इनको हम क्लियरली डिटेल में देखते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड इन फीटल स्टेज। बहुत लाखों की संख्या में oogonia फॉर्म हो जाएंगे फीटल स्टेज में, बर्थ से पहले ही। oogonia मल्टीप्लाई माइटोटिकली। oogonia मल्टीपल, उनमें से कुछ oogonia जो है मल्टीप्लाई करेंगे माइटोटिकली, और वो प्राइमरी oocyte फॉर्म कर देंगे। ये तो मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ फेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबा फेज है। इसमें जो प्राइमरी oocyte बन गए हैं, तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन वो अरेस्ट हो गई, हमने पढ़ा था इसमें। ठीक है, वो अरेस्ट हो गई, और वो अरेस्ट कब तक, कौन सी स्टेज में हुई है, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में अरेस्ट हो गई। ठीक है, और वो कब तक अरेस्ट रहेगी, प्यूबर्टी तक। दिस कंडीशन लास्ट टिल प्यूबर्टी। फिर मैच्योरेशन फेज आता है। अब मियोसिस फर्स्ट जो है प्राइमरी oocyte की कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर प्यूबर्टी, और वो ट्रसरी फॉलिकल के अंदर होगी। किसमें, ट्रसरी फॉलिकल में। फिर
प्राइमरी oocyte फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस सेकेंड कब करेगा, क्योंकि एक बार तो वो अरेस्ट होगा, प्रोफेज सेकेंड में अरेस्ट होगा, ठीक है। और जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक उसका मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा। और स्पर्म आते ही, क्योंकि स्पर्म उसको सेंट्रियोल देगा, ठीक है, फिर उससे क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लार्ज ऊटिड सेल और स्मॉल पोलर बॉडी में। और फिर ऊटिड सेल ग्रो करेगी और वो क्या बन जाएगी, फंक्शनल ओवम बन जाएगी, ठीक है, हैप्लॉइड ओवम। ओवम इज द फीमेल गैमीट इन ह्यूमंस। ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन सेकेंडरी oocyte। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने वाला जो है एक्चुअल में वो मैच्योर ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। और ह्यूमंस के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte टेक प्लेस इन फ्लोपियन ट्यूब। और देखो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल से जो रिलीज हुआ वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte को रिसीव करेगी फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी oocyte के अंदर जो मियोसिस सेकेंड अरेस्ट हो गई थी वो उसकी कंप्लीट होगी कहाँ पर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आकर, ओवरी के अंदर नहीं, ठीक है। और फ्लोपियन ट्यूब में कौन आया हुआ है, स्पर्म, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte टेक प्लेस इन फ्लोपियन ट्यूब यूजुअली आफ्टर द स्पर्म एज एंटर द सेकेंडरी oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल, उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। फिर जोना पेलुसिडा सराउंड सेकेंडरी oocyte। जोना पेलुसिडा जो है वो चारों तरफ होती किसके, सेकेंडरी oocyte के, ठीक है। हार्ड लेयर देखो इसमें दिखा रखा, कोरोना रेडिएट होता है, बाहर की तरफ सेल्स होती हैं, फिर अंदर फॉलिकल सेल्स होती हैं, फिर बाहर जोना पेलुसिडा है येलो कलर की, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये देखिए डायग्राम, इसमें क्लोमेरस लेयर, ये जब से ये उस टाइम का डायग्राम है जब स्पर्म एग के पास पहुंच चुका है, जोना पेलुसिडा लेयर के पास पहुंच चुका है, एग सेल मेम्ब्रेन भी बता रखी है, ठीक है। स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है भाई कि जब स्पर्म रिलीज हुए थे मेल से तो वो उस कंडीशन में वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते भाई। तो फिर क्योंकि जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ पर जाके वो पता है, सिंपल सी बात है, उनके अंदर फिब्रिनोजन नाम की प्रोटीन है सीमन के अंदर, वो कोगुलेट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है, स्पर्म के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है, जो उसको स्लो डाउन किए होते हैं स्पर्म को, उसको वॉश आउट कर देते हैं। और फिर स्पर्म जो है पूरी तरह से रैपिड एक्शन में हो जाता है और वो उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, एकदम से रैपिड मूव करेगा वो एग की तरफ फिर, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्म कैपिस्टेशन, और वो हम देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पर्म कैपिस्टेशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार नीट में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्पर्म कैपिस्टेशन रेफर टू द फिजियोलॉजिकल चेंज स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज एन एग। मैंने आपको बताया कि स्पर्म जो है न्यूली रिलीज होगा तो वो उसी टाइम फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज करने पड़ेंगे हमें, और तब जाके वो पेनिट्रेट करेगा फर्टिलाइज को, एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय इन 1952 कॉलिन रूसेल ऑस्टिन ने ये टर्म दी थी, स्पर्म कैपिस्टेशन। स्पर्म मस्ट नीड टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और आपको आप ये बात याद रखनी है कि स्पर्म कैपिस्टेशन होगा कहाँ पर, उसकी साइट कौन सी है, तो वो साइट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और वहाँ पर उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी एग को पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए अब देखो, ये पहले वाला जो डायग्राम है एपिडिडाइमल लिखा है, तो इसका मतलब एपिडिडिमस से जब रिलीज हुए थे स्पर्म, याद करो पूरा प्रोसेस बता रखा कि कहाँ से कहाँ गए थे स्पर्म, ठीक है। एपिडिडिमस से जब रिलीज हुए थे स्पर्म तो उनके पास कुछ मतलब एक्स्ट्रा मतलब फैक्टर जो है, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स उसके ऊपर कवर हो गए, ठीक है, ताकि उसकी मोबिलिटी स्लो डाउन रहे, ठीक है। फिर इजैकुलेट होने वाले थे स्पर्म, तब प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना सिक्रेशन रिलीज किया था। प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी कुछ फैक्टर्स और चिपका दिए जिनको बोलते हैं डीकैपिस्टेशन फैक्टर्स, वो जोड़ दिए, ये ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा देखो दिखा रखा है इसमें पूरा, ठीक है। फिर कैपिस्टेड में देखो हटा दिए ये। फीमेल ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो केमिकल्स हैं, देखो आपको पता है कि सीमन का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो पीएच है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं और वो इस
कैपिस्टेशन को परफॉर्म करते हैं। और इन ये एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को हटा दिया जाता है जिससे कि स्पर्म पूरी तरह से रैपिड एक्शन में आ जाता है और ये मूव करता है। देखो एक्रोसोम जो है, जब इस पे से ग्लाइकोप्रोटीन हट जाएंगी ना तो एकदम से ऐसा हो जाएगा जैसे कि बम फोड़ने वाला है, और जैसे ही एग के पास जाएगा उसकी जोना पेलोसिडले से टच होगा और तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और उस एग को पेनिट्रेट कर देगा, उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात एक को और बता दूं मैं आपको कि स्पर्म जो है ये सेम वैसे ही होता है जैसे कि मान लो देखो कोई स्नेक है और उसके ऊपर केंचुली आई हुई है, बहुत स्लो चलेगा वो। ठीक है। और जैसे ही उसकी केंचुली उतरी पूरा तेज तर्रार हो जाएगा वो। ठीक है। तो वैसे ही स्पर्म का बेटा, स्पर्म के ऊपर से जैसे ही ये ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग हटेगी और ये तुरंत दौड़ के जाएगा एग के पास और उसको पेनिट्रेट कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। ये देखिए, देखो ऊपर वाले डायग्राम में स्पर्म जो है उसके ऊपर ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर कोटिंग दिखा रखी है जिसे कोलेस्ट्रॉल कोटिंग बोल रखा, आउटर लेयर दिखा रखी है ना। तो इससे बिल्कुल स्पर्म स्लो करेगा। ठीक है। और ये इसीलिए हुआ था, अगर देखो मान लो ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग मेल के अंदर स्पर्म जब रिलीज होने वाले स्पर्म थे उसी टाइम उतर जाती है ना, तो वहीं पर उसकी एनर्जी यूज हो जाती। ठीक है। वहीं पर वो मूव करना शुरू कर देता। लेकिन इसका एनर्जी का हमें बचाना है, स्पर्म को एनर्जी को बचाना है, तो क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल कोटिंग हो गई इसके ऊपर। ठीक है। और वो धीरे धीरे उतरेगी। ठीक है। नेचुरल कॉन्सेप्शन लुब्रिकेशन। अब देखो धीरे धीरे, और थर्ड डायग्राम में देखो है कोई कवरिंग इसके ऊपर नहीं है ना, तो ये बिल्कुल ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग उतर चुकी है। और देखो इसकी टेल कितने जो इसकी इमेज परछाई भी दिखाई दे रही है टेल की, किस तरह से मूव कर ली रैपिडली। ठीक है। Events of capitation consist of the unmasking of receptor on the sperm itself, rendering it capable of reacting to the environment of the female genital tract. जो कैपिस्टेशन है इवेंट है वो एक्चुअल में जो रिसेप्टर है स्पर्म के वो अनमास्किंग मतलब वो हट गए हैं वो एक तरह से, और ताकि जो एक्टिव हो गए हैं वो रिसेप्टर, तो ताकि स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के एनवायरनमेंट को समझ सके, उसके साथ रिएक्शन कर सके। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कैपिस्टेशन कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन कोट ऑन द स्पर्म। क्या बता दिया इसने, ग्लाइकोप्रोटीन कोट को रिमूवल करना होता है एक्चुअल कैपिस्टेशन जो प्रोसेस होता है, और फैसिलेशन ऑफ हाइपर एक्टिवेशन ऑफ इम्प्रूव्ड मोटिलिटी, ताकि उसके हाइपर एक्टिवेशन हो सके स्पर्म का और उसकी मोटिलिटी इम्प्रूव हो सके। अब देखो इसने कुछ पॉइंट हम यहाँ पर और नोट कर लेते हैं। स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज oocyte व्हेन दे आर न्यूली एजुकेटेड। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे oocyte को जब वो पहली बार एजुकेट होते हैं। प्रोसेस, और एक बात और याद रखना इसमें, जैसे ही सीमन रिलीज हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो 5 से 7 घंटे जो हैं इस कैपिस्टेशन प्रोसेस में लगते हैं, एकदम से नहीं जाते स्पर्म। ठीक है। इस कैपिस्टेशन प्रोसेस होता है पहले। ठीक है। और उसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। कैपिस्टेटेड स्पर्म्स आर मोर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कैपिस्टेशन आकर इन द यूट्रस एंड ओविडक्ट एंड फैसिलिटेटेड बाय सब्सटेंस ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन कैन नॉट आकर, एक्रोसोमल जो एक्रोसोम होता है स्पर्म हेड के ऊपर वो तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक कैपिस्टेशन नहीं हो जाए। और देखो उसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है। जो जोना पेलोसिडे को तोड़ेंगे, उस लेयर को तोड़ेंगे एग लेयर को, तो वो एंजाइम कब एक्टिव होंगे, जब उसके ऊपर से ग्लाइकोप्रोटीन का कोट हट जाएगा, स्पर्म कैपिस्टेशन हो जाएगा। ठीक है। Sperm cell need to uncover receptor that may recognize the chemical in the female reproductive tract and in turn initiate change in both motility in the form of hyperactivation as well as the morphological change involved in the acrosome reaction. तो sperm cell को जो है अनकवर करने होते हैं वो रिसेप्टर, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें केमिकल्स को जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है और अपनी मोटिलिटी को वो बढ़ा सकें। ठीक है। एक्रोसोम रिएक्शन करने के लिए कैपिस्टेशन इज ए फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मतलब स्पर्म की जो है मैचुरेशन के लिए कैपिस्टेशन का होना जरूरी है। ठीक है। अब एक बात हो, नॉन मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ डू नॉट रिक्वायर दिस कैपिस्टेशन। जो नॉन मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ हैं उनको कैपिस्टेशन की रिक्वायर नहीं होती, वो सीधे जाके एग oocyte को फर्टिलाइज कर सकते हैं जैसे मेल से रिलीज हुए। कैपिस्टेशन हैज 2 इफेक्ट, 2 इफेक्ट होते हैं। Destabilization of the acrosomal sperm head membrane which allowed it to penetrate the outer layer of the egg. Destabilization का मतलब क्या होता है, देखो जब तक उसके एक्रोसोम के ऊपर कवरिंग होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग होती है, तो स्टेबल नहीं होता वो, सॉरी स्टेबल होता है।
ठीक है, स्टेबल होता है ताकि वो एकदम से एंजाइम रिलीज ना हो, नहीं तो अगर स्टेबल नहीं हो तो वहीं पर फट जाएगा वो स्पर्म, ठीक है, वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो डिस्टेबलाइजेशन एक्रोसोमल डिस्टेबलाइजेशन कौन करता है? कैपिस्टेशन प्रोसेस, जिससे कि एक्रोसोमल स्पर्म हेड मेम्ब्रेन विच अलाउ इट, जिससे कि पेनिट्रेट कर सकता है वो आउटर लेयर ऑफ एग। आउटर लेयर ऑफ एग की कौन सी होती है? जाना पेलिस्यूडा, ठीक है। केमिकल चेंज इन द टेल, और फिर टेल के अंदर भी केमिकल चेंज होते हैं जिससे कि उसकी ग्रेटर मोबिलिटी स्पर्म की हो जाती है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका इसमें, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं